हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद विक्रम में। तो फिर कल आपको मैंने पढ़ाया था कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का सेकंड चैप्टर। तो कल हमने पढ़ा था इसके अंदर विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। तो आज हम इसके जो थर्ड पॉइंट है वृद्धि पर पूरा फोकस करेंगे और मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ से बताऊँगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हम उसको कहते हैं दो समय अंतरालों के बीच हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जैसे कि 2001 है और ये 2002, इसमें हमारी जो जनसंख्या थी 20, इसमें 21। तो ये जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ इसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या वृद्धि हमारी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। अगर ये जनसंख्या जो वृद्धि है हमारी यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, मतलब बढ़ी, तो मतलब ये हुई हमारी धनात्मक। और अगर यहाँ 19 हो जाती है तो ये हमारी हो जाएगी ऋणात्मक। तो जनसंख्या वृद्धि दर हमारी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि हम उसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, यानी जिसको मापते हैं वो हम प्रतिशत में मापते हैं। वहीं इसका जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से हम क्या समझते हैं। तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होती है वो जन्म दर माइनस मृत्यु दर होती है। अब जन्म दर और मृत्यु दर होती क्या है? प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे व्यक्तियों की जनसंख्या को हम जन्म दर कहते हैं और प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की जनसंख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। तो इसमें लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जो भी कुछ होता है जन्म दर और मृत्यु दर के कारण होता है, इसलिए इसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर हम किसे कहते हैं। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर हम कहते हैं जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो इसमें प्राकृतिक वृद्धि दर से एक चीज़ और ऐड हो जाती है प्रवास, जो कि जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। जन्म दर और मृत्यु दर प्रकृति के कारण होती है, यानी जन्म लेना और मरना। और प्रवास होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग गमन कर जाते हैं, तो उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है और इसमें यह चीज़ और ऐड हो जाती है वास्तविक वृद्धि दर में। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आएँ तो फिर जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी जिस कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसके घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 जो मुख्य रूप से आते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर मैंने आपको बता दिया, प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर जन्मे व्यक्तियों की जनसंख्या को जन्म दर और प्रति 1000 लोगों की जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की जनसंख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। इसमें प्रवास कहते हैं किसी स्थान से लोग अगर किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं रोजगार की तलाश में या फिर किसी और रीजन से, तो उसे प्रवास कहते हैं। और यही तीनों कारण जनसंख्या परिवर्तन के घटक माने जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो प्रवास के 2 प्रकार हैं और मोस्टली एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में। प्रवास के 2 प्रकार हैं, एक अप्रवास एक उत्प्रवास। अप्रवास कहते हैं जहाँ पर लोग प्रवास करके बसते हैं उसे अप्रवास कहते हैं। जैसे कि बिहार से लोग किसी रोजगार की तलाश में दिल्ली में आकर बस जाते हैं, उसे कहते हैं अप्रवास। अब है उत्प्रवास कहते हैं जहाँ से लोग प्रवास करके जाते हैं उसे कहते हैं उत्प्रवास। जैसे कि कश्मीर के कश्मीरी पंडित अपने कश्मीर को छोड़कर कहीं और जाकर बस जाते हैं, तो उस स्थान को उत्प्रवास कहा जाता है। अब वहीं पर हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बनता है हमारा प्रवास के जो कारक क्या होते हैं। तो प्रवास के जो कारक है उसमें 2 कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो कारक जहाँ पर लोग रहते हैं उस स्थान को छोड़ने में मदद करता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रोजगार भी हो सकता है, महामारी भी हो सकती है और असुरक्षा भी हो सकती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब जो सेकंड पॉइंट है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वो होते हैं जो कि लोगों को लुभाते हैं अपनी तरफ। जैसे कि एक स्थान है ये बिहार, ये है दिल्ली। तो जो बिहार के लोग हैं
उनको पता चलता है कि दिल्ली में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, शिक्षा भी है, बहुत अच्छे रोजगार भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह है, तो बिहार के लोग चले जाते हैं दिल्ली में। तो ये जो कारक है, ये जो आकर्षित करते हैं बिहार के लोगों को, ये होते हैं अपकर्ष कारक। वहीं हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है जनान के संक्रमण का सिद्धांत। और जनान के संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपको बताना चाहूँगा जनान के संक्रमण सिद्धांत को हम मुख्य तौर पर उस आधार पर जानते हैं जिस आधार पर लोग खेती और मजदूर से अपने सेक्टर को छोड़कर तृतीय सेक्टर में अपना विकास कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम मुख्य तौर पर समझें तो अविकसित देशों से विकसित देशों में अपने आप को ढाल लेते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण से नगरीय हो जाते हैं। उसे हम जनान के संक्रमण सिद्धांत या जनान के संक्रमण चक्र के नाम से जानते हैं। अब इसकी कुछ अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसमें अगर हमारे 3 चरण दिए हुए हैं, प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो लोग होते हैं वो खेतिहर होते हैं, यानी खेतों से लोग जुड़े होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का बहुत ज़्यादा इसमें अभाव होता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हो जाती हैं, और जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मरने की जो खासियत है वो पाई जाती है। वहीं जो लोग होते हैं वो बीमारी ग्रस्त होते हैं और बहुत ज़्यादा महामारियों से ग्रस्त होते हैं। भूखमरी होती है इस चरण में, और उदाहरण के लिए जो ये देश होते हैं उसमें साउथ अफ्रीका के जो देश हैं वो माने जाते हैं। वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें, इसमें जो लोग होते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं, और खेतीहर से द्वितीय क्रियाकलाप से की ओर लोग बढ़ जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और जो लोग हैं वो अपना धीरे धीरे विकास करने लग जाते हैं। मृत्यु दर कम ही हो जाती है, और जो जनसंख्या है वो उच्च तेजी से बढ़ती है, और जनसंख्या वृद्धि इसमें उच्च हो जाती है। इसमें जो जागरूकता की जो कमी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो जनसंख्या विस्फोट हो जाती है। और इसमें जो मेनली इनको जो नाम दिया गया है वो विकासशील देशों का नाम दिया गया है। इसमें जो मुख्यतः आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देश आते हैं। अगर हम इसमें तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में जो लोग होते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप को छोड़कर उससे आगे बढ़ते हैं, और इसमें लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, और लोग चतुर्थ या पंचम क्रियाकलाप से लोग जुड़ जाते हैं, और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। शिक्षा आदि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और उच्च क्वालिटी की हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य हो जाती है। इनको विकसित देशों का नाम दिया जाता है, और इसमें जापान, अमेरिका आदि देश आते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? इसमें आपका फर्स्ट उपाय आता है गर्भ निरोधक उपाय। सेकंड, प्रचार, जो आजकल सभी देश करते हैं, जैसे हम दो हमारे दो, सब नारे देते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है सरकारी नीति, जैसे कि चाइना ने बनाई हुई है वन चाइल्ड पॉलिसी। वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा ही अलाउ है, और अगर एक बच्चे से वहाँ ज़्यादा करता है तो उस पर जुर्माना या फिर कार्रवाई की जाती है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है लोगों को शिक्षित करना। हर देश आज ये चाहता है कि लोग शिक्षित हों, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने आप ही जागरूक हो जाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण में अपनी योगदान देंगे। तो गाइस यही था आज हमारा चैप्टर जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।